हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। ईसीसीई टॉपिक जो है वो हम कर रहे थे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसका आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि अभी बचे हुए हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले ईसीसीई का करिकुलम और फ्रेमवर्क किस तरीके का होता है, मतलब कि जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है अर्ली चाइल्डहुड वाले बच्चों के लिए, मतलब कि जो जन्म से लेकर के 6 वर्ष की या फिर कहीं कहीं 8 वर्ष के लिए पूछ लिया जाता है, 6 वर्ष के लिए, या फिर आप इतना मानिए जो अर्ली चाइल्डहुड पूर्व या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था वाले जो बच्चे होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड वाले, उन बच्चों की एजुकेशन और उन बच्चों की केयर किस तरीके से करनी चाहिए, इस बात पर जो पॉलिसी जोर देती है वो है ईसीसीई। कहा जाता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड वाले बच्चे हैं उनमें लगभग 85% ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है। इस एज में बच्चे का जितना ज्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कराया जा सकता है, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, वो सारा जो फाउंडेशन है, आधार है, वो इसी एज में रखा जाता है। इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है और इसी वजह से इसको फॉर्मेटिव ईयर भी कहा जाता है। फॉर्मेटिव ईयर या फॉर्मेटिव स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्टेज ऐसी है जिसमें कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट कराया जा सकता है या फिर हर तरीके का जो विकास है उसकी नींव रखी जा सकती है। ठीक है, तो किस तरीके का पाठ्यक्रम या किस तरीके की पाठ्य ढांचा है वो अर्ली चाइल्डहुड वाले बच्चों के लिए प्रिपेयर की जाती है, वो इस टॉपिक में हम देखेंगे। सबसे पहले जन्म से लेकर के जो 3 वर्ष का बच्चा होता है, जीरो को आप जन्म समझिए, जन्म से लेकर के जो 3 वर्ष का बच्चा होता है उसका पाठ्यक्रम किस तरीके का होना चाहिए। सबसे पहले जो 2 साल के या 3 साल के बच्चे होते हैं उनकी स्वास्थ्य का, उनके पोषण का और उनके सेंसरी स्टिमुलेशन का, इन 3 चीजों का ध्यान सबसे ज्यादा देना चाहिए, या फिर इन्हीं 3 चीजों का ध्यान जो 3 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको देना चाहिए। सबसे पहले उनका स्वास्थ्य प्रॉपर तरीके से रहे, वो हेल्दी रहे, इस तरीके का उनको एनवायरनमेंट देना चाहिए, माइंड से हो चाहे बॉडी से हो। उनको पर्याप्त मात्रा में जिन जिन चीजों की जरूरत है, उनकी बॉडी को जिन जिन न्यूट्रिशन की, वो उनको एडिक्वेट अमाउंट में मिलते रहना चाहिए। इसके अलावा इस एज में बच्चे का जो पूरा फंक्शन होता है वो सेंसेस के ऊपर होता है, सेंसरी स्टिमुलेशन इस वजह से इस एज में बच्चों की ज्यादा करनी चाहिए। सुनने की शक्ति या फिर उनका जो कुछ भी सीखना होता है, जो कुछ भी लर्निंग है, अधिगम है, वो सब कुछ उनका किस चीज की वजह से होता है, बस केवल सेंसेस के थ्रू, आंखों से, हाथ की एक्टिविटीज से या फिर पैर चलाने से, मतलब जो कुछ भी, जितना कुछ भी उनका सीखना होता है वो सेंसेस पे बेस्ड होता है। इस वजह से सेंसरी स्टिमुलेशन का ध्यान या फिर सेंसरी स्टिमुलेशन पर फोकस करना चाहिए, हेल्थ पर फोकस करना चाहिए और न्यूट्रिशन पर फोकस करना चाहिए। जो 3 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए सरकार की तरफ से आंगनवाड़ी की भी स्कूल या फिर एक बनाया जाता है कि बच्चे जो स्टार्टिंग एज होती है वहां पर जाकर के रह सकते हैं और इन सब चीजों का ध्यान वहां पर अच्छे से जो आंगनवाड़ी वाली टीचर्स होती हैं वो देती हैं। इसके अलावा पेरेंटल केयर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है इस एज के बच्चों को, तो इन दो चीजों को करके इन सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से डेवलप किया जा सकता है। फिर बात करते हैं 3 से 6 वर्ष के बच्चों की। खेल आधारित, इसमें जो कुछ भी बच्चों को सिखाया जाता है, जो कुछ भी उनका सिखाना होता है वो प्ले बेस्ड होना चाहिए। उनका पाठ्यक्रम क्या होता है कि जो कुछ भी वो सीख रहे हैं वो सब प्ले बेस्ड होना चाहिए, खेल आधारित होना चाहिए। मतलब कि कॉग्निटिव, मोटर और सोशल, संज्ञानात्मक, गत्यात्मक और सामाजिक, इन तीनों ही तरीके के कौशल के डेवलपमेंट के लिए बच्चों को खेल आधारित एजुकेशन देना चाहिए। मतलब कि उनको शिक्षा के लिए पहले से प्रिपेयर करने के लिए जो यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है वो इनफॉर्मल होती है, अनौपचारिक होती है। तो औपचारिक एजुकेशन देने के लिए, क्योंकि जब वो 6 से 8 वर्ष के होते हैं तब उनको स्कूल में एडमिशन वगैरह मिलता है, प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में जाने के पहले प्री स्कूल की प्रिपरेशन कराने के लिए यहाँ पर प्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है, जो कि कॉग्निटिव, मोटर और सोशल, इन तीनों तरीके की क्षमताओं का विकास करने के लिए होती है। और जो कुछ भी सिखाया जाता है वो खेल आधारित होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं 6 से 8 वर्ष के बच्चों की। जो 6 से 8 वर्ष के बच्चे होते हैं उनमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये एफएलएन आपने सुना होगा, बहुत सारे आपको इस पे वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, एफएलएन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक पर अलग से केवीएस ने हाईलाइट किया है कि ये टॉपिक इंक्लूड किया है। मतलब कि नॉर्मली ईसीसी उन्होंने लिखा था तो एफएलएन तो उसके अंदर इंक्लूड हो गया था, लेकिन उन्होंने उसके अलावा अलग से एफएलएन को एक सब टॉपिक के फॉर्म में, मेन टॉपिक के फॉर्म में रखा हुआ है। तो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी,
जो 6 से 8 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके ऊपर प्राइमरी स्कूल में किस चीज पे ध्यान दिया जाता है कि एट लीस्ट जो 8 वर्ष तक का बच्चा है उसको कम से कम जो आधारभूत साक्षरता है, मतलब कि रीडिंग और राइटिंग, जो बेसिक चीजें होती हैं, रीडिंग राइटिंग और कैलकुलेशन करना, न्यूमरेसी मतलब कैलकुलेशन, नॉर्मली रीडिंग राइटिंग और हिंदी हो इंग्लिश हो इन दोनों ही सब्जेक्ट की रीडिंग राइटिंग एटलीस्ट आनी चाहिए, और इसके अलावा कैलकुलेशन जो बेसिक चीजें होती हैं वो एटलीस्ट बच्चों को पता होना चाहिए। मतलब कि जो 6 से 8 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको जो एजुकेशन दी जाती है प्राइमरी स्कूल में वो इस आधार पर दी जाती है कि बच्चे को कुछ आए चाहे नहीं आए, एटलीस्ट उनकी जो बेसिक चीजें हैं रीडिंग राइटिंग की या फिर कैलकुलेशन की, लिटरेसी और न्यूमरेसी की, ये एटलीस्ट उनको आना चाहिए, या फिर इसी का जो फाउंडेशन है वो प्राइमरी स्कूल में बच्चों का रखा जाता है। और कौन कौन सी एक्टिविटीज से ये सारी चीजें बच्चों को करानी चाहिए, या फिर जो 6 से 8 वर्ष तक के बच्चे हैं और 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको जो भी ये फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमरेसी के लिए आधार रखना है उसको किन किन तरीकों से सिखाना चाहिए, किन किन तरीकों से बच्चों को डिलीवर करना चाहिए, राइम्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, पजल्स के थ्रू, बाहर कोई गेम वगैरह खिला करके, आउटडोर प्ले के थ्रू, या फिर आर्ट या फिर कला वाला के माध्यम से बच्चों को ये चीजें लिटरेसी और न्यूमरेसी की सिखानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका था कि किस तरीके का करिकुलम, किस तरीके का पाठ्यक्रम ईसीसीई का होना चाहिए। 0 से जो जन्म से 3 वर्ष के बच्चे हैं उनको सेंसरी सेंसेस से उनका सीखना ज्यादा होता है और उनको पोषण की, न्यूट्रिशन की ज्यादा जरूरत होती है, तो मेन फोकस जो 3 वर्ष तक के बच्चे हैं उनका हेल्थ पे करना चाहिए, न्यूट्रिशन पे करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज या चीजें करवानी चाहिए जिससे कि उनका जो सेंसरी स्टिमुलेशन है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनमें संज्ञानात्मक, मोटर और सोशल स्किल, ये सारी चीजों का डेवलपमेंट करने के लिए प्ले बेस्ड एक्टिविटीज कराई जानी चाहिए, और प्री स्कूल एजुकेशन में बच्चों को यही सारी चीजों के डेवलपमेंट के लिए प्ले के थ्रू सिखाया या पढ़ाया जाता है। मतलब कि स्कूल एज से पहले जो प्राइमरी स्कूल होता है, प्राइमरी स्कूल में फॉर्मल एजुकेशन देने से पहले बच्चे को प्री स्कूलिंग कराई जाती है जिससे कि उनका इन सब चीजों का डेवलपमेंट हो सके। 6 से 8 वर्ष के बच्चे होते हैं उनमें एफएलएन पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि एटलीस्ट जो बेसिक कैलकुलेशन होती है, रीडिंग राइटिंग होती है, वो उतना बच्चे को आना ही आना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों का जब प्राइमरी स्कूल में उनका एडमिशन होता है। किन एक्टिविटीज के थ्रू कराया जाता है? प्ले एक्टिविटीज, राइम्स, स्टोरी टेलिंग, पजल्स, और इसके अलावा आउटडोर प्ले करा करके या फिर आर्ट वगैरह करा करके, इन सब चीज के थ्रू ये सारी चीजें बच्चों में डेवलप की जाती हैं। तो ये आपकी पाठ्यचर्या थी जो कि ईसीसीई की है। इसके अलावा एनईपी 2020 में भी ईसीसीई पर जोर दिया गया है। मतलब कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था वाले बच्चे होते हैं उनका किस तरीके से डेवलपमेंट करना चाहिए या फिर हाईलाइट करके उस पूरे एज को बताया गया है पढ़ाने के लिए। एक स्ट्रक्चर दिया गया है 5+3+3+4, जिसमें कि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बेसिक है। इस वजह से ये एजुकेशन पर बात अलग से की गई है ईसीसीई को और ज्यादा विकसित करने के लिए कि बच्चे की प्रारंभिक जो स्टेज होती है अर्ली चाइल्डहुड वाली, उस पर ज्यादा जोर दिया जाए। तो इसमें क्या होता है, जो स्टार्टिंग के 3 साल होते हैं उसमें बाल वाटिका में बच्चों को पढ़ाया जाता है गेम्स के थ्रू, बाल वाटिका गेम्स वेम्स के थ्रू इसमें सिखाया जाता है बच्चों को। और इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड क्लास की जो एजुकेशन होती है वो सारी इन सब चीजों के थ्रू दी जाती है। फर्स्ट और सेकंड क्लास में ये एफएलएन की शिक्षा दी जाती है और थर्ड तक के बच्चों में ये गेम्स वगैरह के थ्रू ये सारी चीजों का डेवलपमेंट हो सके, संज्ञानात्मक, गद्यात्मक, सामाजिक कौशलों का, तो उसके ऊपर जोर दिया जाता है। तो ये आपका हो गया करिकुलम। ठीक है, अब देखते हैं रोल ऑफ टीचर। मतलब कि ईसीसीई में जब बच्चों को एजुकेशन दी जाती है अर्ली चाइल्डहुड वाले बच्चों को, तो उसमें टीचर की क्या भूमिका होती है, टीचर को किस तरीके से टीचिंग मेथड्स का यूज करना चाहिए या फिर किस तरीके से उनको क्लासरूम का एनवायरनमेंट रखना चाहिए जिससे कि जो लर्निंग है, जो अधिगम है, वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। सबसे पहला काम क्या होता है टीचर का कि सेफ, इंक्लूसिव और स्टिमुलेटिंग क्लास का एनवायरनमेंट बनाना। मतलब कि क्लास का
एनवायरनमेंट इस तरीके से हो कि बच्चा सुरक्षित महसूस करे, मतलब कि ये नहीं कि उसको ये डर हो कि अभी पनिशमेंट देगी टीचर या फिर अभी उसको डांट पड़ेगी, अभी उसको मार पड़ेगी। तो इस तरीके से ये सारी चीजें बच्चों के मन में भाव ना आए, इसके लिए सुरक्षित माहौल देना चाहिए, क्लास का वातावरण होना चाहिए। दूसरी चीज, समावेशी वातावरण होना चाहिए कक्षा का, मतलब कि डाइवर्स बैकग्राउंड्स के बच्चे होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, अलग अलग लेवल्स होता है उनका इंटेलिजेंस वगैरह का। तो इस वजह से हर एक बच्चों को इंक्लूड करके टीचर पढ़ाए, किसी को कम या किसी को ज्यादा की तरह इस तरीके से उस बच्चों का आकलन ना करे। स्टिमुलेटिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट होना चाहिए, मतलब क्लासरूम का एनवायरनमेंट इस तरीके से होना चाहिए, क्लास में इतने सुंदर सुंदर गेम्स, कार्टून्स और जो सीखने वाली चीजें होती हैं वो इतनी क्रिएटिव फॉर्म में लगी होनी चाहिए कि बच्चा देख करके खुद से ही स्टिमुलेट हो सीखने के लिए। ठीक है, तो पहला काम क्या है कि सेफ, इंक्लूसिव और स्टिमुलेटिंग क्लास का एनवायरनमेंट रखना। दूसरा काम क्या है कि टीचर को पढ़ाने के लिए जो मेथड्स हैं वो किस तरीके से यूज करने चाहिए। पहले तो जैसे प्ले बेस्ड मेथड हो या फिर इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड्स होना चाहिए, खेल आधारित हो, और इस तरीके से हो कि टीचर और बच्चा, स्टूडेंट दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन उनका प्रॉपर हो। ये नहीं कि बच्चा कुछ पूछने में, खेलने में या फिर इन्वॉल्व होने में डरे या फिर हेजिटेशन करे। तो इस तरीके से प्ले बेस्ड और इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड्स क्लास में यूज करना चाहिए, जैसे कि सॉन्ग का यूज कर लिया, राइम्स का यूज कर लिया, राइम्स के अलावा जैसे गेम्स का यूज कर लिया। तो इस तरीके से प्ले बेस्ड और इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड्स का यूज टीचर को करना चाहिए। नेक्स्ट है ऑब्जर्व और एसेस करना चाहिए, मतलब कि निरीक्षण करना चाहिए और मूल्यांकन करना चाहिए डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का। ये टॉपिक आपको पढ़ाया है डेवलपमेंटल माइलस्टोन। इसमें आपको बताया था कि पर्टिकुलर स्टेज में, हर एक स्टेज में एक प्रॉपर चीज होती है कि इस स्टेज में इतना विकास बच्चे का हो जाना चाहिए। इन केस अगर बच्चे में नहीं होता है तो इसका मतलब उस स्टेज में उसका माइलस्टोन, उस पर्टिकुलर स्टेज का उस बच्चे में नहीं आया है, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिसको कि टीचर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट वगैरह ला करके सही कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसको डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है। तो टीचर का काम है कि हर एक बच्चे में डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को चेक करती रहे, ऑब्जर्व करती रहे, मूल्यांकन करती रहे, जिससे कि अगर किसी बच्चे में अगर इन सब चीजों की कमी है तो उस पर वो स्पेशली ध्यान दे पाए। तो लर्निंग को, अधिगम को पर्सनलाइज करने के लिए हर एक बच्चे के माइलस्टोन, डेवलपमेंटल माइलस्टोन फुलफिल हो, या फिर हर एक बच्चे का जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है वो हर एक बच्चे में प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज का आकलन और निरीक्षण, मूल्यांकन टाइम टाइम पे टीचर को करते रहना चाहिए। चौथी चीज क्या है कि टीचर को बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के अच्छे से नहीं पढ़ाया जा सकता है। इस वजह से पेरेंट्स का कंसिस्टेंट सपोर्ट बना रहे, इसलिए उनके साथ कोलैबोरेट करें, समर्थन मांगे उनका, पेरेंट्स का भी। ये नहीं कि एडमिशन करा दिया हो गया, एडमिशन करा दिया हो गया। उनका काम ये भी है कि जब क्लास से या फिर स्कूल से बच्चा पढ़कर लिख करके जाए तो टीचर, सॉरी, बच्चा घर में जाए तो वहां पर पेरेंट्स ध्यान दें कि क्या पढ़ाया गया, क्या नहीं पढ़ाया गया, क्या चीज बची हुई है, क्या चीज सिखानी है, या फिर क्या चीज बच्चे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हर एक तरीके से, चाहे इमोशनली हो चाहे लर्निंग के उस फॉर्म में हो, हर एक तरीके से टीचर को पेरेंट्स का कंसिस्टेंट सपोर्ट लेना चाहिए। पांचवी चीज क्या है, एनकरेज क्रिएटिविटी, मतलब कि रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना चाहिए टीचर को। मतलब कि जो भी एक्टिविटीज वो करा रही है, जो भी गतिविधियां क्लास में करा रही है, वो ओपन एंडेड होनी चाहिए। मतलब कि बच्चा उस एक्टिविटी के थ्रू बहुत सारे डाइवर्स चीजों में या डाइवर्स डायरेक्शन में सोच सके, या डाइवर्स डायरेक्शन में उन चीजों को अप्लाई कर सके। जैसे कि ड्राइंग है, रोल प्ले है, तो रोल प्ले करेंगे तो जो बच्चा है, पहली चीज तो उसका इंटरेक्शन बढ़ेगा, उसकी जो सोशल डेवलपमेंट है, जो सामाजिक विकास है, वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। इसके अलावा बच्चा एक्टिंग और ये सारी इन सब चीज़ों में, क्रिएटिविटी वाली चीज़ों में इंटरेक्ट करेगा या फिर इन्वॉल्व होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए ड्राइंग, रोल प्ले, इस तरीके की जो ओपन एंडेड एक्टिविटीज होती हैं, वो चीज़ कराने के लिए टीचर को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये सब कुछ रोल्स हैं, जो भूमिका है टीचर की, वो ECCA में होती है। अब देखते हैं इंडिया में कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि ECCE को सपोर्ट करती हैं, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को सपोर्ट करने वाली कौन कौन सी पॉलिसीज हैं। सबसे पहले RTE एक्ट 2009, इसमें सेक्शन 11 में जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, सेक्शन 11 में
3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है मुफ्त प्री स्कूल की शिक्षा। मतलब कि जो प्री स्कूल एजुकेशन होती है वो उनके लिए पहली चीज तो फ्री कर दी गई है और दूसरी चीज अनिवार्य कर दी गई है, मैंडेटरी है कि प्री स्कूल एजुकेशन लेनी ही है। अब क्योंकि फ्री में है इस वजह से कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारे पास पैसे की कमी थी या किस वजह से था कि हमने प्री स्कूल एजुकेशन अपने बच्चों को नहीं दिलाई। तो आरटीई एक्ट 2009 में सेक्शन 11 में कहा गया है कि जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनकी जो प्री एजुकेशन है, मतलब प्री स्कूल एजुकेशन है, स्कूल में जाने के पहले की जो शिक्षा है वो अनिवार्य होनी चाहिए और आपको ये मुफ्त में मिलेगी। ठीक है। जो दूसरी ही पॉलिसी है ईसीसीई को सपोर्ट करने वाली वो है नेशनल ईसीसीई पॉलिसी 2013। इसमें क्या करता है, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, यही वाली बात यहीं से आई है, लेकिन जो ये पॉलिसी है वो इस बात पर जोर देती है कि हमने पहले ये तो डिसाइड कर लिया कि प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अगर इस टाइम पे उनको फाउंडेशनल चीजें ना दी जाए, आधारभूत चीजें ना प्रोवाइड कराई जाए, तो उनकी जो हर एक फील्ड में या हर एक डोमेन्स में जो डेवलपमेंट है वो ऑलमोस्ट रुक जाती है। तो इस वजह से जो उद्देश्य है या फिर गोल है नेशनल ईसीसी पॉलिसी का वो ये है कि सार्वभौमिक रूप से जो ईसीसी है वो हर एक बच्चे तक पहुंचे। मतलब हर एक बच्चा जो है वो अर्ली चाइल्डहुड वाला उसको केयर भी मिले, मतलब न्यूट्रिशन, हेल्थ, इन सब चीजों का भी ध्यान रखा जाए और उसको शिक्षा भी मिले। तो इन्होंने क्या किया, किस बात पर जोर दिया है कि सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए ईसीसी की। दूसरी, क्वालिटेटिव मिलनी चाहिए, मतलब कि ये नहीं कि हाँ एडमिशन करा दिया है, टीचर का मन कर रहा है, नहीं मन कर रहा है, बच्चे पे ध्यान दे रही है, नहीं ध्यान दे रही है। क्वालिटेटिव होनी चाहिए, गुणवत्ता पूर्ण वाली जो एजुकेशन है, शिक्षा है वो देनी चाहिए और गुणवत्ता वाला पोषण, न्यूट्रिशन देना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तीसरी कि इक्विटी, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आएंगे तो हो सकता है समानता वगैरह ना मिले उनको। इस वजह से ये ध्यान रखना है कि समानता मिलनी चाहिए, हर एक बच्चे को समान रूप से सिखाना है, पढ़ाना है और उनको कल को समाज में निकलना है तो समाज में एकता बनी रहे, उसकी वजह से समानता रखना बहुत जरूरी है। तो ये बात किसने बोली है, नेशनल ईसीसी पॉलिसी 2013 में। तीसरी है हमारी एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें अभी इसके पहले आपको बताया है इन्होंने ईसीसीई को इंटीग्रेट किया हुआ है, अपना जो 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर दिया है। इन्होंने किस बात पर जोर दिया है कि जो फाउंडेशनल एजुकेशन होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस वजह से इन्होंने फाउंडेशनल एजुकेशन को अपने इस स्ट्रक्चर में शामिल किया है, जो कि है 5 वाली। पहली आपकी आती है फाउंडेशनल स्टेज, दूसरी है प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरी है मिडिल स्टेज और फोर्थ है आपकी जो कि हायर एजुकेशन वाली होती है। तो इस 5 स्ट्रक्चर में क्या है आपका, जो स्टार्टिंग के 3 इयर्स आते हैं, 3 वर्ष होता है, वो आंगनवाड़ी का होता है। आंगनवाड़ी में बच्चों को भेजना है, वहां पे उनको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन वगैरह मिल पाए, पेरेंटल केयर घर पे मिलनी चाहिए, उनका न्यूट्रिशन, पोषण, हेल्थ और हाइजीन, इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए अप टू 3 इयर्स, 3 वर्ष तक। तो इन्होंने आधारभूत शिक्षा जो 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर दिया, उसमें 5 में 3 वर्ष आपका आता है आंगनवाड़ी का या फिर प्री स्कूल एजुकेशन का, और उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड क्लास आती है, पहली और दूसरी कक्षा, जिसमें कि एक्टिविटीज के थ्रू या फिर प्ले बेस्ड एजुकेशन बच्चों को दी जाती है। और एफएलएन की बात आपको बता ही चुकी हूँ कि फाउंडेशनल लर्निंग और न्यूमरेसी पर भी ध्यान दिया जाता है। तो इस चीज पर बात की एनईपी ने और इस तरीके से ईसीसीई को शामिल किया, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड की तो बात की थी, 3 वर्ष तक ये बच्चा हुआ, 3 वर्ष के अलावा चौथा से 5वां वर्ष, 5 वर्ष तक, 6 वर्ष तक बच्चे की ईसीसीई की एजुकेशन इस तरीके से होनी चाहिए। बाल वाटिका की भी बात की गई है कि बाल वाटिका में भी 3 वर्ष तक का बच्चा पढ़ सकता है। ठीक है। फिर है हमारा फोर्थ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, आईसीडीएस ने ईसीसीई को किस तरीके से सपोर्ट किया है। तो आंगनवाड़ी के थ्रू सपोर्ट किया है कि उनको हेल्थ, न्यूट्रिशन और अर्ली एजुकेशन, ये तीनों ही चीजें प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर तरीके से मिल पाए। तो ये 4 पॉलिसीज ऐसी हैं भारत में जो कि ईसीसीई को सपोर्ट करती हैं। असेसमेंट इन ईसीसीई,
मतलब कि ECCE में अगर बच्चों का आकलन करना हो कि बच्चों की ग्रोथ कितनी हुई, डेवलपमेंट कितनी हुई, ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको रीडिंग राइटिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, कैलकुलेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए बच्चे का आकलन कैसे करना चाहिए, उसके लिए अलग अलग आकलन विधियां बताई गई हैं। सबसे पहली चीज ऑब्जर्वेशन बेस्ड, मतलब कि जो पहला तरीका है आकलन करने का वो निरीक्षण आधारित होना चाहिए। मतलब कि जब कोई भी गतिविधि टीचर करवा रही हो तो गतिविधि करते टाइम ही निरीक्षण करते रहना चाहिए कि क्या चीज है जो बच्चे कर पा रहे हैं, क्या चीज है कि बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पे बच्चों को दिक्कत आ रही है, कहाँ पे बच्चों को नहीं दिक्कत आ रही है। तो जब वो एक्टिविटी या फिर गतिविधि के थ्रू कोई चीज सिखाने की कोशिश कर रही हो तो गतिविधि कराते समय ही टीचर को चाहिए कि वो निरीक्षण करती रहे। दूसरा तरीका क्या है जिससे कि बच्चे का आकलन किया जा सकता है, दूसरा है फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब रचनात्मक आकलन। इसमें जो पूरा असेसमेंट वाला टॉपिक है वो आपका 3-4 क्लास के बाद पूरा कंप्लीट कराऊंगी कि फॉर लर्निंग क्या होता है, ऑफ लर्निंग क्या होता है और फॉर्मेटिव असेसमेंट वगैरह क्या होता है, सब उसमें समझाऊंगी। अभी इतना बेसिक से समझ लीजिए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है कि जब कोई लेसन या चैप्टर पढ़ाते टाइम उसी बीच में प्रतिक्रिया या फीडबैक बच्चे को दिया जाए कि क्या सही है क्या गलत है, वो होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो रचनात्मक आकलन में जब बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा हो, एक्टिविटी करते टाइम ही अगर उसी समय पे उसको ऑनगोइंग एक्टिविटी में उसको फीडबैक दिया जाए, निरंतर प्रतिक्रिया लगातार देती जाए, मतलब कहाँ बच्चा गलत कर रहा है तुरंत उसको समझा दिया, बता दिया, तो किसी भी तरीके से उसको तुरंत प्रतिक्रिया दे देना, तुरंत फीडबैक दे देना कि उसका काम सही है कि नहीं सही है, या फिर सही आंसर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही तरीके से काउंटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। फिर थर्ड है आपका पोर्टफोलियो असेसमेंट। इसमें क्या होता है, जब एक्टिविटीज वगैरह कराई जाती हैं, ड्राइंग कराई जा रही है, क्राफ्ट वर्क कराया जा रहा है, कोई भी एक्टिविटी कराई जा रही है, प्ले बेस्ड एक्टिविटी है, गेम्स है, कुछ भी है, तो वो करते टाइम जो ये सारी चीजें हैं उन सब चीजों का जो बच्चों का काम है उस सबको कलेक्ट करके रखो। कलेक्ट किस लिए करना है, बच्चों की ग्रोथ को चेक करते रहने के लिए। हम इन सब चीजों के थ्रू पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है उस पर्टिकुलर एज में बच्चे को जो चीजें आनी चाहिए वो अगर कर पा रहा है तो ठीक, लेकिन अगर नहीं कर पा रहा है तो इन सब चीजों की तरह ग्रोथ को ट्रैक कर सकती है कि बच्चे की ये चीज पूरी हुई या फिर नहीं हुई। जैसे कि मान लीजिए डेवलपमेंटल माइलस्टोन, जो 3 वर्ष या 4 वर्ष तक का बच्चा है उसको एटलीस्ट पेंसिल से या फिर पेन हाथ में पकड़ करके लाइन बनाना या फिर इस तरीके से कर्व्स बनाना इतना तो आना ही चाहिए। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है मतलब उसकी फाइन मोटर स्किल्स में कुछ दिक्कत है या उसकी ग्रॉस मोटर स्किल में कुछ दिक्कत है, तो उसको और ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज कराओ जिससे कि इसकी ये जो सूक्ष्म गत्यात्मक क्षमताएं हैं वो डेवलप हो सके। तो इस तरीके से बच्चे के काम को कलेक्ट करिए, कलेक्ट करने के बाद उनका ग्रोथ ट्रैक करिए कि कितना हुआ और कितना नहीं हुआ, तो पोर्टफोलियो असेसमेंट किया जा सकता है। चौथा कौन सा तरीका है जिससे बच्चे का आकलन किया जा सकता है, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनके थ्रू बच्चे का असेसमेंट कर सकते हैं। चेकलिस्ट के थ्रू, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू, डेवलपमेंटल माइलस्टोन आपको समझा ही दिया कि इसके थ्रू किस तरीके से इसका डेवलपमेंटल माइलस्टोन का यूज करके पता लगा सकते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ये सब कुछ ऐसे तरीके थे जिससे कि ECCE में अर्ली चाइल्डहुड वाले बच्चों को जब एजुकेशन दी जा रही हो या उनका देखभाल किया जा रहा हो तो उनका आकलन किया जा सकता है। तो ये था आपका आकलन। ECCE जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टॉपिक है वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम टॉपिक देखेंगे वो रहेगा हमारा FLN, फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।